हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस 17 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था एमपी टेट या फिर जिसे हम बोलते हैं ग्रेड 2 का 2:30 बजे की शिफ्ट वाला पेपर, उसके हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस ये एक एमपी टेट मास्टर्स के नाम से हमने एक न्यू सीरीज लॉन्च की है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो YouTube पर आपको मंडे टू फ्राइडे 2 बजे 2 से 3 समझ लीजिएगा इस, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है इस वजह से नहीं हो पाती है। अदरवाइज 2 बजे इसका टाइम रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस एमपी टेट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। आपको एक पूरा अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और कैसे आगे जो अब हमारा एमपी टेट आने वाला है जिसे हम ग्रेड 3 बोलते हैं वो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उससे आपको पर डे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, और वैसे 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट क्रिएटेड बाय कैटल। कैटल के द्वारा कौन सा टेस्ट दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैटल के द्वारा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट दिया गया था। ठीक, इसे एज इट इज भी लिख देते हैं या फिर पूरा पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर भी बोलते हैं, या कभी कभी ऐसा भी लिखा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो चल अब हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर इस तरीके सा लिखा हो? तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर ये दिख रहा है हमें। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसा लिखा जाए तो ये भी हमारा सही होगा और ये दिया है तो बिल्कुल सही है ही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट एनी एस्टिमेट ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ एकम्प्लिशमेंट इज। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान। देखो गाइस, वर्ड्स आपको ध्यान से समझना है। अनुमान की बात हो रही, मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी और संभावना ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब भी बात आती है कि एग्जाम्पल से जनरल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप पहले एग्जाम्पल दे दो, बच्चों से पूछो आप कहाँ रहते हो तो कोई कहेगा इंदौर, कोई कहेगा भोपाल, कोई कहेगा ग्वालियर। तो अब आप उनसे ये कहो कि अब आप अपनी फेवरेट डिशेस के नाम लिखो, तो कोई कहेगा आलू बड़ा पसंद है, कोई कहेगा पाव भाजी पसंद है, कोई कहेगा छोले भटूरे पसंद है। मतलब सबके अलग अलग डिशेस के नेम हो गए। तो इस तरीके से जब आप उनसे ये कहोगे कि ये जो बोर्ड पर आपने नाम लिखे हैं, सिटीज के हो या किसी खाने की चीज के नाम हो या खुद के नाम हो, तो ये होती है नाउन। ये क्या कहलाती है? संज्ञा। फिर आप उनको परिभाषा दो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब आप पहले एग्जाम्पल बता रहे हो, फिर आप जनरल रूल की तरफ आ रहे हो। रूल सबके लिए सेम रहेगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो वेरी करेगा। किसी को छोला भटूरा पसंद होगा तो कोई इंदौर में रहता होगा और किसी का नाम राम होगा। ये सबके लिए वेरीड है, बट जो एक सेम है, जो जनरल है, वो क्या है? रूल, विच इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो है प्राइमरी स्कूल के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा रूल रटेगा नहीं, आपको बच्चे को समझाना है। तो आप पहले एग्जांपल्स दोगे, फिर बच्चों को जनरल जो रूल है उसकी तरफ लेकर चलोगे। बट जो इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या है? आप पहले रूल बात करते हो, फिर आप एग्जाम्पल की तरफ जाते हो। मतलब आप पहले बोल दो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फिर आप बोलोगे कि राम, श्याम, सीता, गीता, दीज आर द नेम्स ऑफ पीपल एंड दीज आर नाउन्स। तो ये सब नाउन्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पहले रूल बता रहे हो, फिर आप एग्जाम्पल दे रहे हो, दैट इज डिडक्टिव। बट आप जब एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हो,
एग्जाम्पल जो होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि अगर आप स्पेसिफिक से जनरल जा रहे हो तो इंडक्टिव है, या फिर एग्जाम्पल टू जनरल जा रहे हो दैट इज इंडक्टिव। प्लीज कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्पल हमेशा विशिष्ट होता है। ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सबके नाम अलग होते हैं, मेरा नाम अनुभा है, आपका नाम कुछ और है, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम कुछ और है। तो जो एग्जाम्पल है वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, लेकिन जो जनरल रूल होता है वो सबके लिए समान होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। मैं किसी दिन आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप अभी तो आ गया होगा समझ में, किसी दिन एक फुल सेशन में भी मैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड लेकर चलूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बेंड्यूरा बिलीव्ड, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेंड्यूरा के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई। तो बेंड्यूरा के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, वो दी गई एसएलटी। बेंड्यूरा के द्वारा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेंड्यूरा के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, तो कौन सी, एसएलटी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई। और जो बेंड्यूरा है वो पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते हैं, उनका क्या मानना है तो वो अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जो एनवायरमेंट है वो व्यक्ति पर और व्यक्ति के व्यवहार पर, और व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एनवायरमेंट पर प्रभाव डालता है। ठीक, एक लाइन में बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उस पर कौन प्रभाव डालेगा, एनवायरमेंट, और जो एनवायरमेंट है वो व्यक्ति के व्यवहार पर या व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। नेक्स्ट है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, तो अप्रभावित वाली बात तो कैंसिल हो गई। फिर है, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से प्रभावित होता है, स्वतंत्र होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब बात ये दो ऑप्शन की आई, तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करना है, बल्कि हमें सार्वभौमिक लेकर चलना है। जो परिवेश है वो क्या करता है, किसी के व्यवहार पर प्रभाव डालता है, और ये एक दूसरे के कारण बनते हैं। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मेमोरी इज मेजर्ड, मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, चीजों को याद करना, चीजों को बार बार दोहराना। आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं कितनी बार, ये मैंने सेशन में बोला भी है कि रिवीजन करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहना चाहिए, तभी तो मेमोरी में वो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। तो मेमोरी क्या होती है, एक रिप्रोडक्शन होता है, रिकॉल होता है, पुनरुत्पादन होता है, मतलब उस चीज को हम याद कर रहे हैं। तो मेमोरी जो है दैट इज याद करना, दैट इज रिप्रोडक्शन, रिकॉल, या फिर इन शॉर्ट याद करना। ठीक, चलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज लाइक करना, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरा एफर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच रहा है और आप लोगों को पसंद आ रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेगेटिव एटीट्यूड दैट पीपल हैव टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्स। नकारात्मक दृष्टिकोणों का जो वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर आप उससे कोई चीज करवा रहे हैं, या फिर उसके व्यवहार पर प्रभाव डाल रहे हैं, या नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं लिंग भेद कर रहे हैं, मतलब लिंग में भेदभाव कर रहे हैं। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। पैट्रियार्की, पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, जेंडर रोल्स, लिंग भेद, या फिर समाजीकरण। तो गाइज आप लिंग में भेद कर रहे हैं, मतलब भेदभाव हो रहा है लिंग के आधार पर। ठीक, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म दैट पियाजे यूज्ड टू डिस्क्राइब इमिटेशन कैरीड आउट विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वन कैन नॉट सी।
देखो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही निहित था। अब आपको बस पहचानना है। देखो क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन नॉट सी, जो कि नहीं देखा जा सकता। अब जैसे आप नहीं देख सकते, वो क्या है, अदृश्य है। कैसा है, इनविजिबल है। तो अब कहां पर अदृश्य है, इनविजिबल लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमें और कहीं जाना ही नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी किसी में तो बिल्कुल देखते ही साथ आपको हिट करना है आंसर। वंस हेरिडिटी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, वंस हेरिडिटी, किसी की जो हेरिडिटी है वो किस तरीके से निश्चित होती है, या जो आनुवंशिकता है वो कब निर्धारित हो जाती है, परिपक्वता के समय या फिर गर्भधारण के समय, ग्रोथ के समय या फिर बर्थ के समय। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भधारण के समय ही हेरिडिटी निश्चित हो जाती है कि जो हेयर कलर है वो किस प्रकार का होगा, आई कलर किस प्रकार का होगा, हाइट मतलब हाइट में भी ये रहता है कि जिन पेरेंट्स की हाइट अच्छी है उनके बच्चे की भी ऑलमोस्ट हाइट अच्छी ही रहती है। इस तरीके से अगर रिटार्डेशन वगैरह ना हुआ हो तो हेरिडिटी जो रहती है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन ही निश्चित हो जाती है। और हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट करती है। ये मैं आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का पूरा एक बनाया हुआ है, 3 सेशन है मेरे ख्याल से, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट सेट कर देती है और उसी के बीच में व्यक्ति बना रहता है। उसको अगर एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए तो नरिशमेंट हो जाती है, उसका पालन पोषण अच्छे से हो जाता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज वो रिटार्डेड रह जाएगा। ठीक, अब इसकी बात हुई है क्रोमोसोम्स के थ्रू ये जो हेरिडिटी है वो निश्चित होती है। तो कितने पेयर होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं। मेल में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। जो Y क्रोमोसोम होता है वो किसी भी लिंग का निर्धारण करता है। ठीक, तो मेल जो है वो लिंग निर्धारण में सहायक मतलब मेन रोल जो प्ले करता है वो मेल करता है, या वाई क्रोमोसोम है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, याद रखना। आपके 2 नंबर यहाँ से फिक्स हैं। एक तो कितने पेयर हैं, तो 23 या फिर ऑल ओवर 46 किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मेल में किस तरीके कौन से क्रोमोसोम है तो पता होना चाहिए XY, तो 2 नंबर यहाँ से हो गए। फीमेल में कौन सा है XX, 3 नंबर हो गए। कौन सा क्रोमोसोम्स बच्चे के लिंग के लिए निर्धारण तय है, तो Y क्रोमोसोम। तो 4 क्वेश्चन यहां से केवल इतने से फैक्ट से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो काउंसलिंग है मतलब परामर्श जो होता है, आपने देखा होगा कि स्कूल में भी कैरियर काउंसलिंग वगैरह कराई जाती है, और जिनको कुछ प्रॉब्लम रहती है वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, काउंसलर क्या काम करता है, तो जो परामर्शदाता है तो वो क्या है, व्यक्ति के बीच में उनके विचारों का, उनकी थॉट्स का, उनमें आपस में बातचीत होती है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं विचारों का। तभी तो वो समझ पाएगा कि व्यक्ति को कहाँ प्रॉब्लम है, या व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है। या करियर काउंसलिंग जो होती है उसमें वो समझ जाते हैं कि बच्चे के जो बोलते हैं ना कि उसका क्या इंटरेस्ट है। जैसे कोई बोलेगा 10th के बाद मुझे ना साइंस बहुत अच्छा लगता है, तो जो करियर काउंसलर वाले होते हैं वो कहेंगे यू शुड गो फॉर प्री मेडिकल टेस्ट, यू शुड गिव दिस एंड यू शुड टेक बायोलॉजी। इस तरीके से जो भी बच्चे के इंटरेस्ट के थ्रू, मतलब जब तक परामर्शदाता मतलब जो काउंसलर है और जो खुद पर्टिकुलर व्यक्ति उसके बीच अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो जो परामर्श है, जो काउंसलिंग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दोनों के विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। काउंसलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान। हमें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही मिल गया और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, आज के लिए लास्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग टू पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज मतलब उसको साइकोमोटर प्रॉब्लम है, उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है। तो जो लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण डैश डोमेन से संबंधित होगा। तो कॉग्निटिव किससे संबंधित होता है? जब जो ब्रेन से रिलेटेड हो। अफेक्टिव जो होता है जहां पर आपके इमोशंस हो, और साइकोमोटर जहां होता है जहां आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। एमपी-टेट मास्टर्स के नाम से जो एक स्पेशल एमपी-टेट के लिए एक सीरीज चल रही है वो आप लोग के लिए आई होप ये अच्छी लगी हो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। हम लोग के और भी रोज सेशंस आएंगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। और जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो ये सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीचिंग एग्जाम में आता है, चाहे आपका सी-टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, एच-टेट हो, एमपी-टेट हो, यूपी-टेट हो, केवीएस हो, DSSS, एनवीएस, कोई भी एग्जाम हो वहां पर आता है। तो आप लोग को अब ये जानना है कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो उसके लिए आप ये जो प्रीवियस ईयर्स में करवा रही हूँ वो आप एज अ मॉक ले सकते हैं, मॉक के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, या फिर जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में समझना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।